मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैच वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब जाकर के जो सर्दी थी, कड़ाके की सर्दी थी, उससे राहत मिली है और दिल्ली में जो तापमान है, कल हमने देखा 10.6 यानी डबल डिजिट में तापमान, और कई इलाके में दिल्ली में डबल डिजिट में तापमान आ गए। और उसी तरह से गुजरात और दक्षिणी महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान, माफ कीजिएगा, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात में भी जो तापमान थे, मिनिमम टेम्परेचर डबल डिजिट में आ गए, यानी 10 डिग्री के ऊपर चले गए। और कहीं पर भी शून्य या उससे नीचे मिनिमम टेम्परेचर प्लेन्स में नहीं है। और ये सब हुआ है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं, बादल देख रहे हैं, पूरे इलाके में ये बादल है, यानी कि नेपाल की पहाड़ियों पर है, उत्तराखंड में काफी अच्छे बादल हैं, और सेंट्रल पाकिस्तान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, इन सारे इलाकों में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से बादल हैं। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से ही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। तो ये सारा जो वेदर सिस्टम है, यानी कि हवाएं बदली हैं और दक्षिण पूर्वी हवाएं हो गई दिल्ली एनसीआर के साथ साथ कई इलाकों में। और उसी तरह से जो बादलों के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि एनर्जी जो अर्थ रिलीज करती है रात में, वो क्लाउड और के जो बेस और उसके यानी धरती के सरफेस के बीच में ट्रैप हो जाती है, जिससे कि तापमान बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये जो तापमान बढ़े हैं और सर्दी से राहत मिली है। अब देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये जो मैंने ऑरेंज में बनाए हैं, इसका मतलब है ये आगे चला जाएगा, ये वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये पीछे वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ जाएगा। ये अगले दिन की बात है। तो इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है। तो इसके प्रभाव से क्या है, हवाएं इस तरह से घूम रही हैं। तो दिल्ली में और उसके आसपास के इलाकों में दक्षिण पूर्वी जो नम हवाएं हैं वो आ गई हैं, बादल छाए हुए हैं, तापमान बढ़ गए हैं और सर्दी से राहत मिल गई है। और ये बहुत बड़ा एपिसोड हुआ है। और इसके बावजूद एक और चीज हुई है कि जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमपात पिछली बार थोड़ा सा कम हुआ था, तो यहाँ पर सब जगह पर रेन और स्नोफॉल देखने को मिला है। और उसी तरह से जो करनाल वगैरह है, जो इसके हरियाणा में है, यहाँ पर भी अच्छी बारिश हुई है। और उत्तरी और पूर्वी हरियाणा में बारिश हुई है। और अमृतसर वगैरह जो पंजाब के इलाके हैं, वहाँ पर बारिश की गतिविधि देखने को मिली है। चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर भी हल्की बारिश हुई है। तो यानी ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसका प्रभाव पंजाब के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में दिखाई दिया है। दिल्ली में हालांकि बारिश नहीं हुई है, लेकिन बादल छाए रहे और बादलों की आवाजाही से बीच बीच में जो धूप थी, वो धूप छांव का खेल चलता रहा। तो अब क्या होने वाला है कि आज जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, तो ये पूरे इलाके में, पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में स्नोफॉल देगा। और उसके बाद क्या होगा कि अगले 24 घंटों के दौरान हमें उम्मीद है कि ये थोड़ा सा कम हो जाएगा और बारिश कम हो जाएगी। और थोड़ी सी बारिश हो सकती है कि जो प्रयागराज, वाराणसी के आसपास के इलाकों में, यूपी में हल्की फुल्की आज बारिश हो सकती है। उसके बाद जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो 23 तारीख को जब पहुंचेगा, उस समय ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा आगे आएगा। और 23 तारीख से लेकर के 27 जनवरी के बीच में काफी अच्छी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो 23 तारीख को पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के कुछ भागों में बारिश होगी। 24 और 25 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां इसी तरह से रहेंगी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों को छू पाएंगे। और उसी तरह से उत्तरी मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और 24-25 तारीख को बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं कि ग्वालियर से लेकर के ये उज्जैन और जो इंदौर, भोपाल, यहाँ तक दिखाई दे, यानी एक स्ट्रीक इस तरह से आ सकती है। और ये जो बारिश है वो यहाँ पर रहेगी, ये पूरा इलाका थोड़ा सा कवर होगा और इस तरह से जो बारिश है वो जाएगी, ये पूरे इलाके को कवर करेगी। और ये 26 और 27 तारीख को क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां और बढ़ जाएंगी और बिहार के कुछ इलाकों को, दक्षिणी भागों को कवर कर जाएंगी और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों को कवर कर जाएंगी। और 27-28 तारीख यानी कि आखिर में जो जब मंथ खत्म होने वाला होगा, तब जो ट्रफ है, ये जो ट्रफ यहाँ पे आप मिलन देख रहे हैं जो दो हवाओं का, एक तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हो रहा है, ये थोड़ा सा गलत है, ये इस तरह से है, यानी कि ये हवाएं इस तरह से आ रही हैं, यहाँ से घूमती हुई इस तरह से घूम रही हैं। तो ये बंगाल की, ये अरब सागर से नमी ले रही हैं, ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के यहाँ आ रही हैं। उसके बाद क्या होगा कि 27-28 तारीख के आसपास हमें उम्मीद है कि जो ट्रफ है वो इस तरह से आएगी, यहाँ तक आ जाएगी और हवाएं यहाँ से, यानी कि अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुंचेंगी। उससे क्या होगा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी भारत के साथ साथ, यानी कि
बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना तक दिखाई दे सकती हैं। ये 28-29 तारीख की बात है, काफ़ी अभी लंबा समय है, लेकिन मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ कि इस तरह का एपिसोड हो सकता है। अभी फिलहाल जो बारिश की गतिविधियाँ और बर्फबारी है वो पहाड़ों पर उत्तर भारत में रहेगी, उत्तर पश्चिम भारत में रहेगी और पूर्वी भारत में भी धीरे धीरे बढ़ेगी। यानी कि उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे और जो हैवी स्नोफॉल होने वाला है वो 25, 26, 27 तारीख को बहुत हैवी स्नोफॉल पहाड़ों पर हो सकता है और उस समय एक तरह से बर्फ की चादर बिछ जाएगी पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में और ये इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्नोफॉल होगा। और जब स्नोफॉल खत्म हो जाता है उसके बाद हिमस्खलन यानी एवलांच की जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि जब एवलांच क्यों होता है कि जब बर्फबारी रुक जाती है, धूप निकलती है, तो अगर जब जैसे बर्फ जम गई काफ़ी ज़्यादा उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब कि सॉलिड हो जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है और अगर निचली जो परत है वो थोड़ी सी कमज़ोर हुई, पिघली गर्मी से या कुछ उसमें दरार आई तो अगर वो टूटती है तो उसके साथ पूरा ऊपर का जो स्लैब है वो सरकता है और उसके बाद ढलान पे बहुत तेजी से जाता है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा एक मलबा जैसा हो गया और जो बर्फ का बहुत ज़्यादा पहाड़ जैसा सरकता हुआ चला जाता है और बहुत ज़्यादा स्पीड, क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और उसके साथ साथ जो पेड़ है, पत्थर हैं, सबको अपने साथ समेट के ले जाती है तो बहुत ज़्यादा वो खतरनाक हो जाता है। तो उसके बारे में अगर उस तरह का कोई चेतावनी होगी तो हम जारी कर देंगे। तो ये बात हुई उत्तर भारत की। और अगर मध्य भारत की बात करें तो अभी राजस्थान के दक्षिणी भागों में, गुजरात में और मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में जो तापमान है और ज़्यादा बढ़ेंगे, यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हवाएं जो हैं वो नमी वाली आएंगी। अब पूर्वी भारत में अभी फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये सारे इलाके शुष्क बने रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और तापमान सामान्य से थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इस समय जो एंटी साइक्लोन की हवाएं हैं वो ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आ रही हैं। अभी फिलहाल जो पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर भी बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन के बाद जो अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां होंगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो अवशेष होते हैं वो हिमालय के साथ साथ एक तराई के साथ साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, यानी कि बादलों का समूह इस तरह से हिमालय की तराई के साथ साथ यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहाड़ों के पास रुकता है और वह बारिश हो जाती है। और पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि ये जो हवाएं हैं ये नमी लेकर के आ रही थी, उसके प्रभाव से जो तमिलनाडु है यानी कि जो चेन्नई वगैरह है उस इलाके में बारिश हुई है। आज भी हल्की फुल्की बारिश चेन्नई वगैरह, उसके आसपास कराईकल वगैरह और पुडुचेरी और नेल्लोर, तिरुपति इन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर मौसम लगभग साफ हो जाएगा और बाकी जो तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग है, इंटीरियर कर्नाटका है और इंटीरियर तमिलनाडु और केरल और लक्षद्वीप, इस इलाके में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां एक बार फिर शुरू हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।